हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में सजीव एवं उनका परिवेश भाग 1 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में जल ही जीवन है भाग 1 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे रेशे और प्लास्टिक को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था,
नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। पवन और सोनिया भाई बहन हैं। पवन सोनिया से उम्र में 1 ही साल छोटा है, मगर काफी चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का है। उनको और उनके पिताजी को घूमने फिरने का बहुत शौक है। हर बार गर्मी की छुट्टियों में पूरा परिवार किसी नई जगह घूमने जाया करता है। एक दिन दोनों घर के पास वाली छोटी नहर में नहा रहे थे। पिताजी की उस दिन छुट्टी थी, वे भी उनके साथ ही थे। पवन, चलो देखते हैं कौन पानी में ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। ठीक है सोनिया। दोनों पानी में डुबकी लगाते हैं। पवन कुछ ही देर सांस रोक पाता है, सोनिया अधिक समय तक सांस रोक लेती है। तुम हार गए। देखा, मैंने कितनी देर तक सांस रोक के रखी थी। तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा देर तक थोड़ी ना रोक पाई हो। हाँ, अब हम कोई डॉल्फिन तो है नहीं जो कि लंबे समय तक पानी के नीचे सांस रोक पाए। सोनिया, जरा सोचो, पानी में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवों की बनावट हमसे कितनी अलग होती है। सही कहा। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है जो इनको पानी में चलने में सहायता करता है। जलीय जीवों की पूंछ और मछलियों की शल्क भी गति करने में सहायक होते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि डॉल्फिन कैसे सांस लेती है और यह मछलियों के सांस लेने से किस प्रकार अलग होता है? डॉल्फिन्स अपने सर पर बने छिद्र से समुद्र की सतह पर आकर सांस लेती हैं। वो पानी को बाहर फेंकती हैं और साफ हवा अंदर भर लेती हैं। हाँ, और मछलियाँ तो अपनी गिलों से सांस लेती हैं। मछुआरे जैसी ही मछलियों को पकड़कर जाल से बाहर निकालते हैं, वो छटपटाने लगती हैं और अगर उन्हें पानी में वापस नहीं डालें तो कुछ ही समय में मर भी जाती हैं। सही कहा। क्या तुम्हें याद है जब हम गोवा घूमने गए थे तब हमने वहाँ के मछली घर में कितनी अलग अलग तरह की मछलियाँ देखी थीं? हाँ, कुछ कुछ याद तो है। वैसे घूमने से याद आया, मुझे राजस्थान में ऊंट की सवारी करके बड़ा मजा आया था। बच्चों, ऊंट की सवारी की तो मैंने बेहद सुंदर तस्वीरें भी ली थी। हाँ पिताजी, मेरा मन कर रहा है वो तस्वीरें देखने का। क्यों ना घर चलकर हम अपनी एल्बम देखें? हाँ, मुझे भी देखनी है। बच्चे फैमिली एल्बम देखने के लिए उत्साहपूर्वक घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर वे एल्बम निकालते हैं, खोलते हैं और तस्वीरें देखने लगते हैं। ये देखो, हमारी ऊंट वाली तस्वीर। ऊंट वाले अंकल ने हमें बताया था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि वह गर्म रेतीले रेगिस्तान में घंटों तक यात्रा कर सकता है।
हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि उसके कुबर में वसा होती है, जिससे वह लंबे समय तक भोजन के बगैर रह सकता है। ऊंट को पसीना भी नहीं आता और वह मूत्र उत्सर्जन भी कम करता है। कमाल की बात यह है कि जब उसे पानी मिलता है तो वह एक ही बार में 100 लीटर से भी अधिक पानी पी सकता है। इसलिए वह इतनी गर्मी में भी कई दिन तक बिना पानी के रह पाता है। पवन, क्या तुम जानते हो, ऊंट केवल राजस्थान में ही नहीं, लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि पहाड़ों वाली ऊंट प्रजाति के 2 कुबड़ होते हैं। अच्छा, जब हम लद्दाख गए थे तब वहाँ के ऊंट नहीं देख पाए थे। लेकिन ये देखो, हमने याक के साथ कितना अच्छा समय बिताया था। बिल्कुल, याक की सवारी कितनी मजेदार थी। सिर्फ सवारी क्यों, याक का दूध भी तो कितना स्वादिष्ट था ना। दीदी, क्या याक के बाल उसे पर्वतों की घनी ठंड के अनुकूल बनाता है? हाँ, मैंने किताब में पढ़ा है कि सभी जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। अगर मुझे सही याद है तो इसे अनुकूलन कहते हैं। तुमने ठीक कहा। मुझे तो सबसे ज्यादा अचंभा पर्वतीय बकरियों को देखकर हुआ था। याद है कैसे वो अपने मजबूत खुरों की सहायता से पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ खड़ी ढलानों पर भी दौड़कर चढ़ रही थीं। हाँ, मैं भी चौंक गया था, पर उन्हें देखना मजेदार था। वैसे देखा जाए तो अपने वातावरण के अनुकूल ढलने वाले हर जीव की काबिलियत अचंभित करने वाली है। मैंने एक बार एक रोचक किताब में पढ़ा था कि अमेरिका और कनाडा के अत्यंत ठंडे इलाकों में एक वुड फ्रॉग नाम का मेंढक रहता है। शीत ऋतु में जब सारा वातावरण बर्फ से ढक जाता है, तब यह मेंढक भी पूरी तरह जम जाता है। उसके दिल की धड़कन महीनों तक रुक जाती है। ऐसा लगता है कि ये मृत हो, पर ग्रीष्म ऋतु आते ही ये दोबारा जीवित हो उठता है। सच में, यह तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे यह तो पता है कि भालू जैसे कई जीव शीत ऋतु में महीनों तक लंबी और गहरी नींद सो जाते हैं, और इसके लिए वह ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक भोजन करके अपने शरीर में वसा जमा करते हैं। लेकिन ये मेंढक तो इनसे भी आगे निकला। बच्चों, अगर देखा जाए तो सिर्फ गति करने वाले जीव ही नहीं, पौधे भी अपने वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे वर्षावनों की पत्तियां बेहद बड़ी होती हैं ताकि उनकी सतह से अधिक वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, वो हो सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जरूरत से अधिक जल होता है। और मरुस्थल के पौधे? मरुस्थल के पौधों की पत्तियां या तो बिल्कुल छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, ताकि इनकी सतह से कम वाष्पोत्सर्जन हो। इन पौधों की जड़ें भी जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं, ताकि अधिक से अधिक पानी सोख सकें, क्योंकि वहाँ जल की बहुत कमी होती है। पिताजी, ये सारी तस्वीरें देखकर मेरा मन फिर से कहीं घूमने का हो रहा है। इस बार छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? ये तुम दोनों बच्चे सोचकर बता देना। अभी भोजन बनाने का समय हो गया है। मैं कुछ अच्छा सा पकाता हूँ। चलिए पिताजी, मैं आपकी मदद करती हूँ। पवन, तब तक तुम सोचो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। जल ही जीवन है, भाग 1। पानी अमूल्य है और पानी के बिना जीवन ही नहीं है। जल केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी अति आवश्यक है। सारी वनस्पति जल पर निर्भर है। यदि जल ना हो तो क्या हो? जल के बिना न फसलें होती, न फल, न सब्जियां, न घास फूस, कुछ भी ना होता। जल का महत्व और उसके अन्य पहलुओं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आइए हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में चलें, जहां जुगनू और राजेश रहते हैं। माँ, आज हमारी पाठशाला में निबंध लेखन प्रतियोगिता है।
मैं जल्दी से राजेश को बुला लेता हूँ, नहीं तो वो रोज की तरह देर कर देगा। राजेश, राजेश, आ रहे हो क्या? हाँ यार, आ रहा हूँ। तुम जरा 2 मिनट के लिए रुको जुगनू, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। राजेश, तुम हर रोज देर करते हो। ऐसा क्या करते हो तुम कि रोज देर हो जाती है? तुम्हें पता है ना जुगनू, इस गांव में पानी की इतनी कमी है। रोज सुबह मैं सरपंच के घर के पास से पानी लाता हूँ, इसलिए हर रोज देर हो जाती है। हमारे यहाँ पानी की काफी दिक्कत है। ओहो, हमारे यहाँ भी काफी दिक्कत है, लेकिन माँ सुबह पानी लाती हैं और मैं और दीदी शाम को मदद करते हैं। चलो अब जल्दी चलते हैं। बच्चों, आज 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी को पता ही है कि हमारे गांव और हमारे देश की अलग-अलग जगहों में पानी की काफी कमी है। आज आप सभी पानी के महत्व और उसके बचाव के बारे में एक निबंध लिखेंगे और जिसका निबंध सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। बच्चों, विश्व जल दिवस का क्या महत्व है? यदि आप दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे अधिकांश ग्रह पर पानी है, जो 70% है। 70% पानी होने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? सभी बच्चों ने पानी के महत्व के बारे में काफी अच्छी बातें लिखी हैं। आज का पुरस्कार जुगनू को जाता है। जुगनू, यहाँ आओ और पूरी कक्षा को बताओ कि तुमने क्या लिखा। जी मास्टर जी। दोस्तों, यह धरती 70% पानी से भरी है, लेकिन इस पानी में से 97% पानी नमकीन है, जो समुद्रों और महासागरों में है। यह पानी पीने लायक ही नहीं है। जुगनू ठीक कह रहा है। सिर्फ 3% पानी इस्तेमाल करने लायक है। मास्टर जी, क्या इसलिए हमारे गांव में पानी की इतनी कमी है? हाँ, लेकिन जुगनू, क्या तुम विस्तार से बता सकते हो? यह 3% पानी को अलवण पानी कहते हैं। इस 3% जल में लगभग 2/3 पानी नदियों, कुंड, तालाबों में मिलता है और थोड़ा पानी भूजल के रूप में रहता है। भूजल धरती के अंदर रहता है। पानी बर्फ और ग्लेशियरों में पहले जमा रहता है। ये पिघलने पर झीलों में, नदियों में, कुंड में जाता है। केवल 0.006% पानी हमें इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, जो कृषि और कारखानों में भी उपयोग होता है। क्या इतना पानी सारी जनसंख्या के लिए काफी है? बच्चों, इतना कम पानी दुनिया भर में 7 बिलियन से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इस 0.007% पानी पर ही निर्भर हैं। हम सभी इसलिए पानी की कमी का अनुभव करते हैं। भारत की तरह पूरे विश्व में पानी की समस्या है। पिछले 100 वर्षों में पानी का इस्तेमाल 6 गुना बढ़ गया है। इतने लोग पानी का उपयोग करते हैं। मास्टर जी, अगर इतने लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी तो खत्म हो जाएगा, है ना?
पानी बचाने के कई उपाय हैं। हमें पानी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर बूंद को बचाना चाहिए। घर में पानी का पुनः उपयोग करना चाहिए। बारिश का पानी बचाने के लिए राजस्थान में टोबा और टांका बनाए जा रहे हैं। इनमें जल संरक्षण किया जाता है। ये टंकी जैसे हैं। राजस्थान में खड़ीन खेती की प्रणाली है। यह एक पारंपरिक खेती प्रणाली है। इससे बहुत पानी का बचाव किया जाता है। जल संरक्षण सभी को करना चाहिए। शाबाश जिग्नू। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि पानी आता कहां से है? जब बारिश होती है हमें पानी मिलता है। बारिश ही पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। शाबाश। और बारिश कैसे होती है? पानी 3 अवस्थाओं में होता है। बर्फ ठोस अवस्था है, पानी तरल अवस्था है और वाष्प गैसीय अवस्था है। सही कहा। मैं एक चित्र बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सूरज झीलों और नदियों के पानी को गर्म कर देता है और वाष्पीकरण की वजह से जल वाष्प बन जाता है। जब जल वाष्प ठंडा हो जाता है तो यह तरल रूप में बदल जाता है। इसे संघनन कहते हैं। जब बादलों में ज्यादा पानी संघनित हो जाता है तो बादल भारी हो जाते हैं और बारिश होती है। इस पूरे चक्र को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र पृथ्वी पर पानी की मात्रा को स्थिर रखने में मदद करता है, लेकिन हमें पानी को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। मास्टर जी, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, लेकिन मेरे नाना जी के गांव में तो पानी बहुत मिलता है। ऐसे क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि वहां ज्यादा भूजल है। जहां पर भूजल ज्यादा है वहां पानी की कोई कमी नहीं होती। क्या भूजल बहुत महत्वपूर्ण है? भूजल हमारे लिए पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पानी जमीन के नीचे जमा होता है, चट्टानों की परतों के बीच। किसी स्थान पर भूजल की ऊपरी सीमा को उस स्थान का वाटर टेबल कहा जाता है। यह स्तर आमतौर पर मैदानी इलाकों में अधिक होता है और पहाड़ी इलाकों में बहुत कम होता है। मास्टर जी, धन्यवाद। आपने हमें बहुत जानकारी दी। हमें पानी के बारे में काफी बातें समझ आईं। आज आपने पानी के कई पहलुओं के बारे में जाना। अगले वीडियो में आप पानी का वितरण और जल स्तर में कमी के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी, थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे। रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्यारा,
नींद आई, अब सोएगी ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना। बताओ तारा को क्या क्या है करना? आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना। देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात, तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अप्पा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना, तो अनहोनी नहीं मन का घबराना, किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ न पाए, तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं, घर में सबसे गप लड़ाएं, पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अप्पा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अप्पा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती, मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा, तारा, नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? हा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। ओहो, ये एक तो बाहर तेज बारिश हो रही है, इतनी मुश्किल से छत वाली रस्सी को यहां बांधा था, अब ये भी टूट गई। अब कपड़े कैसे सूखेंगे? पर ये टूट कैसे गई? शायद गीली होने से इसके रेशे कमजोर पड़ गए होंगे। जूट की ही रस्सी है ये। मैं और भैया जाकर दुकान से नई और मजबूत रस्सी लाते हैं, आप मुझे पैसे दे दीजिए। छाता लेकर जाना, बाहर बारिश हो रही है। मम्मी जी,
देखो, मुझे दुकानदार ने ये नायलॉन की रस्सी दी और कहा कि ये इतनी मजबूत है कि बार बार गीली होने पर भी ये नहीं टूटेगी। मैंने और भैया ने इसे रस्साकसी के खेल की तरह खींच कर भी देखा, है ना भैया? हाँ मम्मी, मैंने भी सुना है कि ये इतने मजबूत रेशे से बनी होती है कि इससे चट्टानों पर चढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओह अच्छा, तो नायलॉन का रेशा हमें कौन से पौधे से मिलता है? ये किसी पौधे या जंतु से नहीं, बल्कि इंसानों ने खुद बनाए हैं। तुम्हारा छाता भी तो इसी से बना है। ओह, मेरा छाता भी। अब मैं समझी कि इंसान ने नायलॉन जैसा रेशा क्यों बनाया होगा, ताकि इससे बनी चीजें मजबूत भी हो और जल्दी से गीली भी ना हो, जैसे ये रस्सी और छाता। सही कहा ना मैंने दोस्तों? क्या आप पता लगा सकते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो नायलॉन से बनाई जाती हैं? भैया, इसके अलावा भी कई रेशे होंगे जो इंसानों ने बनाए होंगे। चीजें मजबूत भी हो और जो पानी में गलती भी नहीं। चलो माँ के नए कपड़ों के बक्से में देखते हैं। हाँ जरूर, चलो। पिछली बार त्योहार पर मम्मी ने रेशम की साड़ी खरीदी थी, जो कि मेरे रेशम के सूट से महंगी थी। मगर इन दोनों की कीमत में इतना अंतर क्यों है, जबकि दोनों ही रेशम के हैं? सानिया दुकानदार ने तुम्हें नकली रेशम दे दिया। मतलब उसने हमें धोखा दे दिया क्या? नहीं सानिया बेटी, ये रेशम जैसा दिखने वाला इंसान का बनाया रेशा है। तुमने इसके बारे में पढ़ा भी होगा अपनी विज्ञान पुस्तक में। दोस्तों, क्या आप इस नकली रेशम के रेशे का नाम मुझे याद दिलाने में मेरी मदद करेंगे? बताइए। ये देखो दोस्तों, मेरा नकली ऊन से बना स्वेटर। आप खुद भी अपनी विज्ञान पुस्तक में इस नकली ऊन का नाम पता लगा सकते हो। ये मेरा टेरिकॉट का कुर्ता पिछले दीपावली में मम्मी ने मुझे पहनने भी नहीं दिया। टेरिकोट पॉलिस्टर का ही एक रूप होता है और वो जल्दी आंख पकड़ लेता है, इसलिए नहीं पहनने दिया। अच्छा। तुम्हें याद है कबीर, तुमने एक बार पेट बॉटल में गर्म गर्म पानी डाल दिया था, तो वो बोतल पिघल कर सिकुड़ गई थी। इनकी कुछ कमियां हैं तो बहुत से फायदे भी तो है। इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये मजबूत है, हल्की है और दोस्तों, आपको क्या लगता है और क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि आजकल इनका इस्तेमाल बहुत होने लगा है? पता लगाइए। मम्मी, मुझे एक बात जाननी है कि आग बुझाने वाले कर्मचारी कौन से रेशे के वस्त्र पहनते हैं जो कि आग नहीं पकड़ पाते? उन कपड़ों पर मेलामाइन नाम के प्लास्टिक की परत होती है। ओह हाँ, हमने जब मेलामाइन के बर्तन खरीदे तो उन अंकल ने भी बोला था कि ये ESI प्लास्टिक है जो अधिक ऊष्मा सहन कर सकती है। इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। हमारे घर में ESI कई चीजें, बिजली स्विच, बर्तन के हत्थे, इस तरह की प्लास्टिक से बने हैं। दोस्तों, क्या आप ऊष्मा से पिघलने वाली प्लास्टिक का नाम बता सकते हैं? हाँ सानिया, लेकिन तुम जानती हो ना कि प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए हानिकारक भी हो सकती है। हम लोग इन्हें इस्तेमाल करके कहीं भी फेंक देते हैं। नदियों में, सड़कों पर प्लास्टिक इतनी इकट्ठा हो चुकी है
हमारे विद्यालय में प्लास्टिक खत्म करो अभियान में बताया गया था कि ये एक ऐसी वस्तु है जिसे खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। तो इस अभियान में कैसे साथ दोगी सान्या? बताओ। S/R सिद्धांत अपनाऊंगी, जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े का थैला। हम प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक चीज को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक को कम करने के और क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? दोस्तों, आज जो कुछ हुआ उससे हमने सीखा। 1. इंसान द्वारा बनाए गए रेशे जैसे नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर के बारे में। 2. इनसे बने वस्तु की विशेषताओं के बारे में। 3. प्लास्टिक के प्रकार और प्रयोग के बारे में। 4. प्लास्टिक के निपटारे के उपाय के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे वो बिल्लियों की प्रजाति से संबंध रखता है, लेकिन बेहद खतरनाक, ताकतवर और फुर्तीला है। हम बात करेंगे तेंदुआ यानी लेपर्ड की। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। तेंदुआ भारत के जंगलों में आम तौर पर पाए जाने वाला एक शिकारी जानवर है और मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आता है। ये देखने में बेहद खूबसूरत नजर आता है, जो गर्म इलाकों से लेकर बर्फीले इलाकों में भी पाए जाते हैं। बर्फीले स्थानों में पाए जाने वाले तेंदुए को हिम तेंदुआ भी कहा जाता है। तेंदुआ माहिर शिकारी की श्रेणी में आने वाला जानवर है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपने शिकार को बचने का कोई भी मौका नहीं देता है। तेंदुआ आकार में बाघ और शेर से छोटा होता है, लेकिन ऊर्जा के मामले में ये बाघ और शेर से कम फुर्तीला नहीं होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। पटना जू में हमारी तैयारी है कि लेपर्ड इनक्लोजर को एक नया लुक दिया जाए, इसे सी थ्रू बनाया जा सके, जिससे दर्शक आसानी से इसे आस पार आड़ पार देख सके और उनके लिए एक विजिटर गैलरी भी हो। लेपर्ड जो है किसी भी शिकार को लेकर के मतलब आराम से खाना पसंद करता है, और इसके लिए जनरली वो शिकार को लेकर और काफ़ी ऊंचाई पे पेड़ पे लगभग 15 से 20 फीट तक ऊपर ले जाकर, जैसे चीतल को ऊपर डाली पर ले जाकर के बैठ के आराम से खाना पसंद करता है, ताकि इसके शिकार को कोई दूसरा जानवर इसे छीन न सके। एक स्वस्थ तेंदुए का जीवन काल लगभग 20 वर्षों का होता है। मादा तेंदुआ नर तेंदुआ से आकार और वजन में कम होती है। नर तेंदुए का वजन 37 से 91 किलोग्राम तक होता है और मादा तेंदुए का वजन 28 से 60 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई 45 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। ये काफी अच्छे तैराक होते हैं और नदी नालों में आसानी से तैर सकते हैं। ये मुख्यतः अफ्रीका, चीन और भारत में पाए जाते हैं। तेंदुए की खाल पीले रंग की होती है, जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, जो इनकी पहचान है।
परंतु कुछ तेंदुए काले रंग के भी होते हैं, जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। आमतौर पर जंगलों में ये अकेला रहना पसंद करते हैं। शेरों की तरह झुंड बनाकर रहना इन्हें पसंद नहीं है। वयस्क होते ही ये अपने परिवार से अलग होकर अकेले रहने लगते हैं और अपना जीवन का ज्यादातर भाग पेड़ों पर अकेले ही बिता देते हैं। पेड़ों से ही ये अपने शिकार पर घात लगाते हैं। कभी कभी यह घास में छिपकर भी अपने शिकार का पीछा करते हैं। तेंदुआ 2.5 से 4 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भकाल 90 से 105 दिनों का होता है और मादा तेंदुआ एक बार में 2 या 4 शावकों को जन्म देती है। इनकी पूंछ लंबी होती है, जो इन्हें संतुलित करने में और तेज रफ्तार में मुड़ने में मदद करती है। ये काफी तेज दौड़ते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये हवा में 6 मीटर लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। बाघ की अपेक्षा में इसका पगमार्क काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके आधार पे हम लोग जंगलों में गणना कर पाते हैं कि ये तेंदुआ और बाघ का जो पगमार्क है उसे अलग अलग बिल्कुल अलग तरीके से पहचान हो जाती है। बाघ का इनसे बड़ा होता है। बाघ का लगभग 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तक जाता है और लेपर्ड का उस हिसाब से काफ़ी छोटा रहता है, जो एक दोनों में भिन्नता प्रदान करता है। और गद्दी और नाखून दोनों बिल्कुल अलग अलग बाघ के होते हैं। लेपर्ड के जो होते हैं नाखून का जो पगमार्क होता है काफ़ी छोटा होता है, बाघ का काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी कोई भी आदमी जंगल में पहचान कर पाता है कि ये बाघ का पगमार्क है और ये तेंदुआ का पगमार्क है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में शेड्यूल 1 के प्राणी हैं और IUCN में इनका जो स्टेटस है लोअर रिस्क पे रखा गया है। इनका जो संजय गांधी जैविक उद्यान में रख रखाव है काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। मौसम के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। मौसम के हिसाब से इनका भोजन में परिवर्तन होता रहता है। भोजन में हम लोग प्रमुख रूप से इनको महिष मांस दिया जाता है और गर्मी के मौसम में इनके नाइट हाउस में कूलर, पंखे, ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है। उसी प्रकार जाड़े के मौसम में हीटर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। रोशनदान वगैरह को फूस से ढक दिया जाता है ताकि इन्हें ठंड न लगे। और चूँकि रख रखाव पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक रूप से इनके केजों की सफाई होती है। इनके केज बाड़े में घास कटाई होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में ये तेंदुए दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। अपने शारीरिक बनावट और स्वभाव के कारण ये बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काले बंदर की। ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। शेर के मुंह जैसे ये बंदर के गर्दन पर शेर की तरह ही बड़े बड़े बाल होते हैं और एक पूंछ होती है जिस पर शेर जैसे ही बाल होते हैं, जिससे ये शेर जैसा ही दिखता है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और काफी चंचल होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में काले बंदरों का एक बहुत ही सुंदर एनक्लोजर बनाया गया है। नर काला बंदर मादा काले बंदर के अपेक्षा बड़े होते हैं। नर के शरीर की लंबाई 51 से 61 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा की लंबाई 46 सेंटीमीटर। इनके पूंछ की लंबाई 25 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। ये सामाजिक जानवर होते हैं
और हमेशा झुंड में रहते हैं, क्योंकि झुंड में ये खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इनके समूह में सामान्यतः 12 से 20 काले बंदर होते हैं। वैसे तो इनकी 4 टांगे होती हैं, लेकिन ये अपने आगे की दोनों टांगों का इस्तेमाल हाथों की तरह करते हैं, चाहे खाना तोड़कर खाना हो या फिर एक डाली को पकड़कर दूसरी डाली पर छलांग लगाना हो। ये बहुत ही चालाक और समझदार होते हैं। ये सर्वहारी होते हैं, लेकिन इन्हें फल, फूल, पत्ते, सब्जी खाना ज्यादा पसंद है। कभी कभी ये कीड़े मकोड़े और पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 38 वर्षों का होता है और इनका वजन 3 से 10 किलोग्राम तक होता है। 6 महीने के गर्भकाल के बाद मादा काला बंदर एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड टेल मकाक एक इंडेमिक मकाक है जो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और ये नेटिव टू इंडिया है और वर्ल्ड में कहीं और इसके पाए जाने की इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं है। लैंड टेल मकाक एक मीडियम साइज़ का मकाक होता है और इनका पिक्यूलियर नेम इसलिए दिया गया है कि इनका जो टेल पोर्शन होता है उसमें एक टफ्ट पाया जाता है हेयर का, ब्राउन कलर का, जो लायन से मिलता जुलता है। इसके अतिरिक्त इनके मेल और फीमेल में गर्दन के किनारे ऐसे इनका बॉडी का कलर ब्लैक होता है, जो इनका मॉर्फोलॉजी है, और गर्दन के साइड में चारों तरफ सर पे बाल होता है, मेन होता है, जिसे मेन कहा जाता है, वो ब्राउन कलर का होता है, जो इसे एक अलग सा रूप देता है। लैंड टेल मकाक हैं, ये अर्बोरियल इन नेचर होते हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये ऊंचे वृक्षों पर रहना पसंद करते हैं और काफ़ी कम ही ज़मीन पे नीचे उतर कर आते हैं। इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो फीमेल होती हैं उनमें 4 साल में आ जाती है और मेल में लगभग 6 साल में आता है। बच्चे का वजन जन्म के समय लगभग 450 ग्राम या 500 ग्राम के आसपास ही होता है और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जनरली एक मेल के साथ बहुत सारी फीमेल रहती हैं और जो मेल होते हैं वो काफ़ी डोमिनेंट होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 2 है। लास्ट ईयर इन्हें वनलूर जू से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया था। सामान्य बंदर, जिसे हम अक्सर गांवों में या कस्बों में अपने आसपास देखा करते हैं, ये सभी प्रकार के जंगलों और आबादी वाले स्थानों के पास पाए जाते हैं। इन बंदरों के झुंड को ट्रूप्स कहा जाता है और हर ट्रूप या समूह में एक या एक से ज्यादा नर और मादा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ये ज्यादातर फल, फूल, पत्ते और अनाज खाते हैं। मानव बस्तियों में ये लोगों के द्वारा दिए गए पके खाने को भी खा लेते हैं। आज हम लोग जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बंदर, एक कॉमन बंदर जिसे रेसस मकाक भी कहा जाता है। इसकी शारीरिक अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो ये इनका चेहरा जो है गुलाबी रंग का होता है, सुनहरे रंग का शरीर पे बाल होता है। इनके जो ग्रुप की खासियत होती है, इनके ग्रुप में मेल जो होते हैं एक होते हैं और जो मेल जो हैं दूसरे मेल को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं और इनके सब एडल्ट को भी ये अलाउ नहीं करते हैं अपने झुंड में। और एक मादा के साथ में इनका ये परिवार चलता है और इसमें झुंड इनका बढ़ता चला जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में रख रखाव के लिए इन्हें जो भोजन के रूप में दिया जाता है, चना, मूंगफली, मौसमी फल दिया जाता है और ये ऋतु के हिसाब से संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके आहार में परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूज इत्यादि हम लोग खीरा, ककड़ी इत्यादि प्रदान करते हैं। उसी तरह से जाड़े के मौसम में इन्हें शहद और गुड़ इत्यादि हम लोग देते हैं। इनके रख रखाव पे भी प्रतिदिन केजों की सफाई की जाती है। हमारे पशुपालक के द्वारा पूरा चारों तरफ से इनके पानी से पूरी धुलाई की जाती है। सब पूरा साफ करने के बाद में ही दर्शकों के लिए इन्हें खोला जाता है। पटना जू में आने वाले बच्चों के लिए ये एनक्लोजर उन्हें इन जानवरों के बारे में जानकारी के साथ साथ उनका भरपूर मनोरंजन भी करते हैं। शायद इसीलिए यहाँ आने वाले दर्शक इस एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।